हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी पाठशाला को, तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हम आपके लिए लाते हैं। और साथ में जीरो से जीनियस क्विज जो है हम डेली आपके लिए चैनल पर अपलोड करते हैं, जिसमें 10 प्रश्न मैम कवर करती हैं। काफी अच्छे प्रश्न होते हैं, उस वीडियो को जरूर देखिए। आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, वहाँ पर 4-5 मिनट का वीडियो होता है छोटा सा, लेकिन उसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए जाते हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हम बिल्कुल डिटेल के साथ आपके लिए लाते ही हैं। तो चलो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कल के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न, किस देश में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय जो है ये अमेरिका में खोला जा रहा है। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस राज्य में पुडुचेरी का जन्म जिला है? तो पता होगा आपको, पुडुचेरी हमारा जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इसके टोटल 4 जिले हैं, तो इसमें यनम जिला किस राज्य में वो पूछा जा रहा है। तो यनम जिला जो है ये आंध्र प्रदेश में है। पुडुचेरी के देखो 4 जिले हैं, यहाँ पर देख लो मैप में लोकेशन, यहाँ पर आपको फोकस करना है। पुडुचेरी के टोटल 4 जिले हैं। एक का नाम है पुडुचेरी, दूसरा है कराईकल, तीसरा यनम और चौथा है माहे। तो पुडुचेरी और कराईकल जो जिला है पुडुचेरी का वो तमिलनाडु में है। यनम जिला जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और माहे जिला जो है पुडुचेरी का वो केरला में है। याद रखना। चलो आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और पहला प्रश्न हमारा स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी रिपोर्ट 2020 जारी किया है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सही है, यहाँ पर वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका, केंद्र सरकार ने 2030 तक देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, यानी 2030 तक हमने यहाँ पे टारगेट किया है कि टीबी को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे अपने देश से। दूसरा ऑप्शन, टीबी उन्मूलन की दिशा में बेहतरीन काम करने वाले राज्यों में बिहार को सम्मानित किया गया है। तीसरा ऑप्शन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है केवल एक और तीन, केवल तीन या इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखो डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा, केंद्र सरकार ने 2030 तक देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो देखो हमने जो है हमारे जो भारत सरकार है उसने 2025 तक टारगेट किया है कि पूरी तरह से टीबी को हमारे भारत से खत्म करने का। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा पहला गलत है, 2030 नहीं 2025 होगा यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन, टीबी उन्मूलन की दिशा में बेहतरीन काम करने वाले राज्यों में बिहार को सम्मानित किया गया है। तो देखो यहाँ पर बिहार को नहीं, गुजरात को सम्मानित किया गया है, याद रखना। तीसरा ऑप्शन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया था। तो तीसरा ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही है, बाकी के दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। यहाँ पे सही उत्तर जाएगा केवल 3। डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर देखो वार्षिक टीबी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। 2020 की रिपोर्ट जारी किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जारी किया, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर हम बात करें तो गुजरात को सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य में चुना गया है। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है हिमाचल। छोटे राज्य की श्रेणी में अगर बात करें तो नागालैंड और त्रिपुरा को, दोनों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में सम्मानित किया गया है। बड़े राज्य और छोटे राज्य के बीच अंतर आपको पता होना चाहिए। देखो, जिस राज्य की जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा है वो कौन सा श्रेणी में आएंगे? वो बड़े राज्य की श्रेणी में आएंगे। और जिस राज्य की जनसंख्या 50 लाख से कम है वो छोटे राज्य की श्रेणी में आएंगे। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। और जनवरी 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया था, याद रखना। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो यहाँ पर उसी तरह का प्रश्न है। प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाल ही में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है आपके लिए, यह विश्वविद्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में शुरू किया गया है। दूसरा ऑप्शन, इस विद्यालय के पहले अध्यक्ष के रूप में HR नागेंद्र को नियुक्त किया गया है। तीसरा ऑप्शन, इस विश्वविद्यालय का नाम जो है राजा राम मोहन राय जी के नाम पर रखा जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सही उत्तर चुनो। ऑप्शन है आपके केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, केवल एक और दो। तो यहाँ पर देख लो, ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन, यह विश्वविद्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में शुरू किया गया है। तो ये न्यूयॉर्क शहर नहीं है, लॉस एंजलिस शहर है, याद रखना। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष के रूप में HR नागेंद्र को नियुक्त किया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन, इस विश्वविद्यालय का नाम जो है राजा राम मोहन राय जी के नाम पर नहीं रखा गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम जो है स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा जो है केवल 2, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। डिटेल्स कवर करते हैं। यहाँ पर देखो,
भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इस योग विश्वविद्यालय का नाम जो है स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया है। इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष के रूप में जाने माने योग गुरु A. नागेंद्र को नियुक्त किया गया है, जो कि अभी स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान में कुलपति हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं 21 जून को। 2020 की थीम इस बार थी क्या? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। चलो देखते हैं करंट अफेयर्स का। ये पहले मैंने इस तरह के प्रश्न आपसे कवर किए हैं, इसलिए मैंने इस तरह का स्टेटमेंट वाले आपके प्रश्न रखे थे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। चलो आज देखते हैं करंट अफेयर्स का क्या क्वेश्चन है। हाल में भारत सरकार ने कितने चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन किया है? तो भारत सरकार ने यहाँ पे टोटल 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। यहाँ पर देखो लिस्ट में लगा रखा हूँ, पहले यहाँ पे डिटेल्स देख लो थोड़ी सी। भारत सरकार ने चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 59 चाइनीज चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। इसमें खास करके आपको नाम याद रखना है, टिकटॉक हो गया, एक शेरिट है, यूसी ब्राउजर है, हेलो, वीगो, ये सारे फालतू ऐप थे जिन्हें अभी बैन कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप जो 59 ऐप्स को है ब्लॉक करने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये ऐप जो है भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। तो इस आपको धारा याद रख सकते हो, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का जो धारा है 69A के तहत इन सभी ऐप्स को बैन किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अभी हमारे रविशंकर प्रसाद जी हैं, याद रखना। यहाँ पर देखो लिस्ट है उन ऐप्स की जिन्हें बैन किया गया है। यहाँ पे देखो टिकटॉक है, शेरिट है, कवाई है, यूसी ब्राउजर है, बाइडू ऐप, यहाँ पे देखो हेलो है, लाइकी है, ये सारे ऐप्स जो है बैन कर दिए गए हैं। अगर इनमें से कोई भी ऐप आपके मोबाइल में है तो उसे जरूर अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्या करना है आपको, जितने भी ऐप्स अगर मान लो इस लिस्ट में जितने भी नाम है इनमें से कोई भी ऐप आपके मोबाइल में, उसको क्या करना है आपको अनइंस्टॉल करना है और आगे जाके इसको कभी इंस्टॉल करना भी नहीं है और ये होगा भी नहीं। अनइंस्टॉल करिए। मेरे में देखो 2 ऐप हैं, एक तो शेरिट है और दूसरा है DU रिकॉर्डर, जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो इन दोनों को मैं अभी यहाँ पे अनइंस्टॉल करूँगा इस वीडियो के बाद ही। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। इसकी मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी मेजबानी जो है वियतनाम के द्वारा की गई है। डिटेल्स देखो यहाँ पर। कोरोना वायरस के कारण दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन जो है आसियान, उसका 36वां शिखर सम्मेलन 26 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। साल 2020 के सम्मेलन की मेजबानी जो है वियतनाम करेगा एंड वियतनामी प्रधानमंत्री जो हैं गुयेन जुआन फुच, वो आसियान सम्मेलन 2020 के अध्यक्ष हैं, याद रखना। और 36वां शिखर सम्मेलन जो है आसियान का, उसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। थीम जरूर याद रखना, थीम पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो आसियान के बारे में मैंने कवर किए फैक्ट्स। तो आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका स्थापना हुआ था 1967 में बैंकॉक घोषणा के तहत, याद रखना। 10 सदस्य इसके क्या नाम है, कौन कौन से देश हैं 10 सदस्य? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। मुख्यालय इसका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। और आसियान का मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आगे देख लेते हैं लोकेशन जो जो सदस्य हैं उनके। यहाँ पर देखो हमारा प्यारा भारत, और भारत से अगर आप आओगे यहाँ पे साउथ ईस्ट में, तो ये जो देश है यहाँ पर ये सभी जो है आसियान के मेंबर्स हैं। यहाँ पर देखो एक अच्छा क्लियर मैप है आपके लिए। ये देखो यहाँ पर म्यांमार देश है, ये हो गया यहाँ पे थाईलैंड, ये हो गया लाओस, ये वियतनाम, ये कंबोडिया, 5 देश यहाँ पर हो गए। ये देखो बड़ा सा जो है ये इंडोनेशिया है, यहाँ पर देखो सिंगापुर है, और ये जो है मलेशिया है, और यहाँ पे फिलीपींस है, और ये देखो छोटा सा जो देश है बोर्नियो आइलैंड है। ये एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, याद रखना। एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड पे देखो 3 देश हैं। ये देखो यहाँ पे इंडोनेशिया का भी पार्ट है, मलेशिया का भी हिस्सा है यहाँ पर, और ब्रुनई यहाँ पे देखो एक छोटा सा देश है। चलो ब्रुनई की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, ब्रुनई और कंबोडिया दोनों की राजधानी लिखना। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो देखो आनंदीबेन पटेल जो हैं अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन जी, उनकी अभी तबीयत थोड़ी खराब है, उसी वजह से इन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है मध्य प्रदेश का, लालजी टंडन की जगह पे। यहाँ पर देखो डिटेल्स है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ में इलाज चलने के कारण सौंपा गया है। आनंदीबेन पटेल के बारे में एक बात याद रखना, आनंदीबेन पटेल जो है गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी।
आगे देखो राज्यपाल के बारे में मैंने सारे फैक्ट्स कवर किए हैं, तो ध्यान से सुनना। देखो जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है और राज्य की सभी कार्यवाहियां उसी के नाम पर की जाती है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो है देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, परंतु वह इस अवधि से पहले भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर अपना सेवानिवृत्त हो सकते हैं, मतलब इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल का कार्यकाल है तो 5 साल तक ही रहेंगे, उससे पहले भी सेवानिवृत्त हो सकते हैं। और किसे देंगे अपना जो त्याग पत्र है यानी इस्तीफा किसे देंगे, वो राष्ट्रपति को देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। आगे देखो यहाँ पर अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसे जरूर याद रखना। अगला है संविधान के अनुसार राज्यपाल जो है राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह भारत राजनीति के संघीय प्रणाली का हिस्सा है तथा संघ एवं राज्य सरकारों के बीच एक पुल का काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 में राज्यपाल के पद हेतु आवश्यक पात्रता निर्धारित की गई है। तो क्या क्या है पात्रता, मतलब आप क्या जैसे मान लो आप अगर भारत के नागरिक रहोगे तभी राज्यपाल बन सकोगे। आपकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं चलेगा, 35 वर्ष या 35 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप राज्यपाल बन सकते हो। और राज्यपाल होने के साथ साथ जो राज्यपाल बनेंगे वो ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य होने चाहिए और न ही राज्य विधायिका का, याद रखना। एंड वह किसी भी लाभ पद है उस पर नहीं होने चाहिए, तो जिसमें ये होंगी वही राज्यपाल बनेंगे। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन प्रदान करने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस मोबाइल ऐप का नाम है नवी लैंडिंग, याद रखना। और यहाँ पे ये कौन है, तस्वीर में आप देखकर इन्हें पहचान सकोगे, लिख नहीं रहा ये सचिन बंसल जी हैं जो फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं। यहाँ पर देखो फ्लिपकार्ट के बारे में मैंने रखा है, भारत की ई कॉमर्स कंपनी है, स्थापना 2007 में। संस्थापक है सचिन बंसल जिन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है, और बिन्नी बंसल ये दोनों जो है फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं। मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति, और फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट जो कि अमेरिका की कंपनी है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जाएगा। तो संकल्प पर्व जो है यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया जाएगा। और संस्कृति मंत्री कौन है, उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, यहाँ पर देखो ट्वीट है उनका। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो संस्कृति मंत्रालय जो है वो 28 जून से 22 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाएगा। यह पहल जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर शुरू की गई है, जिसमें अपने कार्यालय अथवा उसके आसपास या जहां भी संभव हो वहां कम से कम 5 पेड़ों को लगाने का आह्वान किया गया है, ताकि देश का स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। संस्कृति मंत्रालय द्वारा उन 5 पेड़ों को लगाए जाने की प्राथमिकता दी जा रही है जो हमारे देश की हर्बल विरासत का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये पेड़ कौन कौन से, एक तो बरगद का, दूसरा आंवला का पेड़, तीसरा पीपल, चौथा अशोक और 5वां बेल का पेड़ है। संस्कृति मंत्री आपको बता दिया प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जिसके पास स्वतंत्र प्रभार है संस्कृति मंत्रालय का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल किया गया है। तो इनका नाम है नितिन मेनन। अच्छा चलो, आप आईपीएल देखा होगा, अभी तो आईपीएल नहीं हो रहा इस साल, इससे पहले आपने आईपीएल बहुत बार देखा होगा। अगर आप आईपीएल देखते हैं तो ये बताओ, ये जो साइन दिया जा रहा है अंपायर के द्वारा, ये किस चीज़ का साइन है, ये बताना मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं, भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन को 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल किया गया है। उन्हें इंग्लैंड के नाइजेल लॉन्ग के स्थान पर लिया गया है। मेनन जो है आईसीसी के अंपायरों की एलिट पैनल में सबसे युवा अंपायर होंगे। नितिन मेनन इससे पहले अंपायरों के एमिरेट्स आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय पैनल का हिस्सा थे। चलो आप कमेंट बॉक्स में आज लिखकर बताओगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो आईसीसी, उसके बारे में लिखना है। स्थापना कब हुआ था, मोटो क्या है, और कौन अभी चेयरमैन है, सीईओ कौन है, ये सब लिखना कमेंट बॉक्स में। और मुख्यालय कहाँ, ये भी लिखना है। आगे देखते हैं, कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लो एक बार। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। एमएसएमई दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 27 जून को मनाया जाता है। स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो भारत जो है 77वें स्थान पर है, ब्रिटेन पहले स्थान पर है।
हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो इनका नाम है माइकल मार्टिन। बोरिस जॉनसन किसे पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है राजेंद्र सिंह, याद रखना। चलो आगे देखते हैं। नासा का मुख्यालय का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो इनका नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन, इन्हीं के नाम पे नासा का मुख्यालय का नाम रखा गया है। किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना शुरू की? तो यह महाराष्ट्र राज्य। कौन विजन इंडिया पोल में भारत के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज बने? तो इनका नाम है राहुल द्रविड़। इनमें से कौन सी टीम 30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का विजेता बनी है? तो इस टीम का नाम है लिवरपूल। 10वां प्रश्न, विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो ये पंजाब की बनी है। आगे देखो, दो प्रश्न है, एक प्रश्न पुराना है और दूसरा प्रश्न मैप से रिलेटेड है। हाल ही में किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है मनोज आहूजा, वी विद्यावती, हर्ष कुमार भानवाला, गोविंदा राजोलू चिंटला। तो सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। इनमें से किस राज्य से उत्तराखंड की सीमा लगती है? सॉरी, उत्तराखंड नहीं, झारखंड है। झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है? ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त सभी। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हम बनाते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और देखो, जिस तरह से मैं डिटेल्स के साथ पढ़ाता हूँ, अगर 2-4 बड़े चैनल को छोड़ दिया जाए यूट्यूब पर, तो उनमें से मेरा वीडियो जो है काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन देखो, हमारा चैनल नया है, ज़्यादा लोग हैं नहीं, इसलिए हमारे वीडियो को कोई देखता नहीं है। वैसे वीडियो की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आप वीडियो से कुछ सीखते हैं, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।